नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 4 कृषि से 20 प्रश्न लेकर आए हैं और इससे पहले भी हमने आपको अध्याय नंबर 4 कृषि से 20 प्रश्न कराए थे और कुल मिलाकर आपको 40 प्रश्न अध्याय नंबर 4 कृषि से हो जाएंगे, जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी अभ्यर्थी क्लास 10th एनसीईआरटी की जो थ्योरी सेक्शन है वो आपने अगर पढ़ लिया तो आप इन प्रश्नों को जरूर कीजिएगा और अंततः आपको परीक्षा दृष्टि से जो हम आपको ये प्रश्न करा रहे हैं, जो हम आपको ये एमसीक्यूज करा रहे हैं, यही आपको तैयार करके जाने रहेंगे। क्लास 11th की एनसीईआरटी आपकी पहले कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 10th एनसीईआरटी आपका चल रहा है। इसके बाद 2 क्लास और आएगा क्लास 10th एनसीईआरटी का और उसके बाद फिर आपका क्लास 9th एनसीईआरटी स्टार्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थी अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखे होंगे और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्लासेस को देखना छोड़ दिया था, जिसके वजह से हमें भी व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था इस चीज़ को लेकर कि हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं एक क्लास के पीछे। आज आप ये टॉप 20 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में देखेंगे। आपके लिए 25-30 मिनट लगा, लेकिन हमें इस क्लास को बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, उसका टाइम अलग से, और ऐसा सभी क्लासेस के पीछे हम 3 से 4 घंटे समय देते हैं। और जब हम 3 से 4 घंटे किसी चीज़ के पीछे समय देते हैं और आप जब क्लासेस को देखते नहीं हैं तब फिर उसके वजह से होता क्या है कि एक अंदर से हमें दुख होता है। तो आप सभी अभ्यर्थी, हम आपके लिए और किसी एग्ज़ाम की हम तैयारी नहीं करा रहे हैं, केवल और केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करा रहे हैं। इसका मतलब है कि वैकेंसी आएगी आपकी, इसी वजह से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, फुल प्रूफ तैयारी करा रहे हैं। इसलिए आप सभी का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे अच्छे से तो फिर हमारे लिए भी बहुत दिक्कतें आएंगी और आप सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर समझिए। चलिए एपिसोड नंबर 21 में बात करते हैं आपसे। और आप सभी अभ्यर्थी जो भी हमसे जुड़े हैं, आप सभी को बता दें कि यूट्यूब चैनल से जो भी हमारी क्लासेस आती हैं जाती हैं, हमें इससे मतलब कोई खास इनकम नहीं होती है, बताने लायक इनकम भी नहीं है कि कितनी इनकम होती है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग भी पूरा सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब आगे से जो भी क्लासेस उसको ज़रूर देखेंगे, छोटी छोटी क्लासेस। और सबसे ज़रूरी है कि ऐसी क्लासेस, ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं कराए जा रहे हैं। आप जाके पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, आप जाके किसी भी कोचिंग चैनल का कहीं पर भी देख लीजिए, आपको इस तरीके से प्रश्न कहीं भी नहीं मिलेंगे। हम ये प्रश्न खुद व्यक्तिगत रूप से बनाते हैं, इसलिए एक वीडियो के पीछे 3 से 4 घंटे जाते हैं। और जब इतनी मेहनत करने के बाद लगातार हम 4 से 5 दिन 6 दिन जब लगातार आपको क्लासेस देखते हैं, फिर अचानक से आपकी जब व्यूज़ कम होते जाते हैं, 1000 लोगों ने देखा, फिर 700 लोगों ने देखा, देन 500 लोगों ने देखा, तो बड़ा अंदर से दुख होता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको टीआरई 4.0 वैकेंसी की ज़्यादा चिंता है, पढ़ाई की चिंता कम है लेकिन टीआरई 4.0 की ज़्यादा चिंता है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग पढ़ाई की चिंता ज़्यादा कीजिए। वैकेंसी आनी है, हर हालत में आएगी। आप लोगों की तैयारी उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। हम एक तरफ से कितना भी करेंगे संभव नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आगे से आप लोग भी क्लासेस को अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। और आपका मन हो लाइक कर दीजिए, मन हो कमेंट कर दीजिए। इसके लिए कोई भी हम आपको प्रेशर कभी भी नहीं डालते हैं, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 20 में आपको 20 प्रश्न कराए थे। 21वां नंबर प्रश्न है आपका अध्याय नंबर 4 कृषि से, एग्रीकल्चर से। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि की प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यह सवाल दिया गया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुल 4 सवाल दिए गए, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं इस क्लास में। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, रोपड़ कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, या गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। 21वें नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा सभी लोग। और प्रश्न संख्या के साथ में ही आप सभी अभ्यर्थी कमेंट कीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो रोपड़ कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर राइट आंसर है। और रोपड़ कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप केले का, आपने अगर आप देखा हो, केले का पूरा पूरा बागान होता है और केला बहुत ही लंबे एक क्षेत्र में केले की खेती की जाती है। अगर आपने देखा हो तो रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है केला। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रोपड़ कृषि की बात करें तो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें जो आपको ध्यान रखना है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। असम और उत्तर बंगाल में कौन से हैं? तो चाय याद रखिएगा, असम और उत्तर बंगाल में चाय हैं। और उत्तरी बंगाल मतलब दार्जिलिंग वाला क्षेत्र। दार्जिलिंग आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो सकता है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। तो पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है जिसको हम दार्जिलिंग कहते हैं या उत्तर बंगाल यहाँ पर कहा जा रहा है, तो असम और उत्तर बंगाल का जो क्षेत्र है वो चाय के लिए फेमस है। चाय वहाँ का रोपड़ फसल है। कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली में कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है? ये आपका चैप्टर से प्रश्न लिया गया है वापस से। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली में कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है? गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, रोपड़ कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर बात करें और उस कृषि प्रणाली को हम क्या कहते हैं जिसमें ज़्यादा जो है भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं गहन जीविका कृषि। नाम में ही गहन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है ऐसे क्षेत्रों में गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। राइट आंसर 22वें नंबर प्रश्न का ए है। और बात करें गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो यह श्रम गहन खेती है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है और इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 22वें नंबर प्रश्न का ए है। और श्रम गहन खेती की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो भारत के उत्तरी मैदान है, भारत के उत्तरी मैदान है, गंगा के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर श्रम गहन खेती की जाती है। अगला प्रश्न आपका है, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। क्या उपरोक्त विवरण किस कृषि के बारे में दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो डिटेल में देख लीजिए प्रश्न को एक बार, फिर ऑप्शंस पे चलते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? तो 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन है आपके सामने, बागबानी कृषि, रोपड़ कृषि या स्थानांतरित कृषि। कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा, ए, बी या सी। तो बागबानी होगा, रोपड़ कृषि होगा या स्थानांतरित कृषि होगा, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 23 नंबर प्रश्न का? तो 23 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है स्थानांतरित कृषि की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, स्थानांतरित कृषि की या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो 23 नंबर में आपका जो राइट आंसर है वो है सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, कर्तन एवं दहन प्रणाली कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। देश के विभिन्न हिस्सों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सामान्यतः झूम खेती शब्द का प्रयोग करते हैं, सामान्यतः झूम खेती शब्द का प्रयोग करते हैं। और झूम हम भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर कहा जाता है। पिछले क्लास वाले एपिसोड में हमने जितने भी प्रकार की झूम खेती होती है, जिस जिन नामों से होती है भारत और विश्व में, उन सभी नामों को हमने पिछले क्लास में देखा था। तो आपने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न हो गया। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से प्रश्न लिया गया आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए है चावल, राइस, ऑप्शन बी है चना, ग्राम, मोटे अनाज, मिलेट्स, ऑप्शन डी है कपास। कमेंट कीजिएगा कौन सा इसमें रबी फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है आपका चावल, राइस। चावल की बात करें तो चावल या राइस जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। मोटे अनाज मिलेट्स की बात करें तो ये भी खरीफ फसल का उदाहरण है। कपास कॉटन की बात करें तो ये भी खरीफ फसल का उदाहरण है। और चना ग्राम की बात करें तो ये आपका उदाहरण है रबी फसल का। राइट आंसर 24वें नंबर प्रश्न में बी हो जाएगा, चना। चना एक जो है रबी फसल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से अगेन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल लेगुमिनस क्रॉप का उदाहरण है? तो कमेंट कीजिएगा कौन सी एक फलीदार फसल है, लेगुमिनस क्रॉप है। दाल, पल्सेस, ज्वार, मोटे अनाज या तिल। कमेंट कीजिएगा 25 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल लेगुमिनस क्रॉप का उदाहरण है? तो लेगुमिनस क्रॉप या फलीदार फसल का जो उदाहरण है वो है यहाँ पर दाल। दाल जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, वो फलीदार
फसल का उदाहरण होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स इनको बोला जाता है। फलीदार फसलें होती क्या हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती क्या हैं, तो फलीदार फसलें जो होती हैं ये मटर परिवार से संबंधित होती हैं, लेग्यूमिनोसे से संबंधित होती हैं, मटर फैमिली से संबंधित होती हैं। इस प्रकार के पौधों में आमतौर पर जड़ की गांठ होती है जो राइजोबियम बैक्टीरिया को होस्ट करती हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जुड़ा होता है, सहजीवी संबंध में जुड़ा होता है। जो जड़ की गांठें होती हैं फलीदार फसलों की, राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर पाया जाता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करना। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। जब पौधे के अवशेष सड़ते हैं तो स्थिर नाइट्रोजन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकता है। चलिए, लेग हेमोग्लोबिन क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लेग हेमोग्लोबिन आपका एनसीआर जो टीआरई में पूछा गया सवाल है। फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम श्वसन वर्णक कहते हैं। और लेग होमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो लेग होमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है जो फलीदार पौधों में पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया था फलीदार पौधों में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, तो आंसर था आपका लेग होमोग्लोबिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है अधिकतम सहायता मूल्य देती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस देती है, मध्यम सहायता मूल्य देती है, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस देती है, न्यूनतम सहायता मूल्य देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, या फिर प्रभावित सहायता मूल्य देती है, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो भारत सरकार कौन सा यहाँ पर सहायता देती है, कौन सी घोषणा करती है फसलों से रिलेटेड, आपको 26 नंबर प्रश्न बताना है। ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया है। तो बात करें 26 नंबर प्रश्न की, तो भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। न्यूनतम सहायता मूल्य जिसको बोलते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, शॉर्ट में एमएसपी बोला जाता है, एमएसपी बोला जाता है। और न्यूनतम सहायता मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा भारत सरकार करती है। आपको ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर क्या है कि सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP बोलते हैं इसको हम, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइजेस करके रहता है। तो सरकार ने CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय की सिफारिश पर विचार करने के बाद 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। तो जो लेटेस्ट आपको यहाँ पर खबर ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर का भी सवाल है कि फरवरी में कितना घोषणा किया गया है। तो जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया है। तो 22 संख्या आपको याद रखनी है। पहले यही संख्या 23-24 होती थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आज के डेट में 22 कृषि फसलों के लिए भारत सरकार निर्धारित करती है। गन्ने के लिए क्या दिया जाता है, तो गन्ने के लिए अलग से FRP दिया जाता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो याद रखना है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP गन्ने के लिए दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं उचित एंड लाभकारी मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य बोलते हैं। तो उचित और लाभकारी मूल्य किसके लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, FRP जिसको बोलते हैं। इसके अलावा 22 कृषि फसलों के लिए सरकार MSP जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में किस स्थान पे था। तो ये आपका जो लेटेस्ट NCERT बुक है क्लास 10th NCERT की, वहाँ से ये प्रश्न आपको लिया गया है। तो वर्ष 2020 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में किस स्थान पे था, पहले पे था, दूसरे पे था या तीसरे पे था, कमेंट कीजिएगा। तो वर्ष 2020 की बात करें तो भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान में था। राइट आंसर आपका बी है 2। ये आपको ध्यान रखना है। जो बहुत पुरानी NCERT वहाँ पर पहले स्थान पर दिया गया, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है। चीन विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। 27 नंबर आंसर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। तो यमन देश आप जानते हैं। तो यमन देश से भारत जो है कौन सी कॉफ़ी को लाया गया था और उस कॉफ़ी की खेती भारत में स्टार्ट की गई थी। किस किस्म की कॉफ़ी को भारत में लाया गया था, चारिरियाना, अरेबिका या कैनफोरा। कमेंट कीजिएगा 28 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो बात करें कौन सी
जो है प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है उसका नाम है अरेबिका। अरेबिका जो किस्म की कॉफ़ी होती है, अरेबिका कॉफ़ी को भारत में यमन से लाया गया था और यमन से भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अरेबिका कॉफ़ी कृषि की शुरुआत बाबा बूदान पहाड़ियों से हुई थी, बाबा बूदान पहाड़ियों से, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के 3 राज्यों में फैली हुई हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में आज भी अरेबिका कॉफ़ी की खेती की जाती है। बाबा बूदान पहाड़ियों पर शुरुआत इसकी की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है किंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है? इसको 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बताइए किस फसल के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 सेल्सियस से अधिक तापमान, नम्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी है, चाय है या रबड़ है? तो बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो फसल है वो यहाँ पर आपका रबड़ है। तो यहाँ पर जो विवरण दिया गया है ये सभी विवरण आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल के अंतर्गत रबड़ का दिया गया है। राइट आंसर आपका 29 नंबर प्रश्न में सी है, रबड़। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबड़ के मामले में भारत का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, मेघालय है? कमेंट कीजिएगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भारत के केरल राज्य में होता है। राइट आंसर आपका ए है। तो केरल राज्य भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है। राइट आंसर आपका केरल है। यहाँ पर अगर हम बात करें रबड़ का, तो रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है जिसको हम उद्योग में प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में प्रयोग करते हैं। रबड़ को मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है रबड़। तो रबड़ जो है केरल नंबर 1 स्थान पर है, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक। तो नीलगिरी पहाड़ियों से आप याद रख सकते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों में। इसके बाद अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में 6वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये UNFO का, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024 का, उसके अनुसार 2022 में भारत जो है 6वें स्थान पर है। पहले नंबर पर बात करें रबड़ में थाईलैंड है। ये आपको वैसे भी पूछा जा सकता है कि रबड़ में पहले स्थान पर कौन है, तो आपको याद रखना थाईलैंड पहले स्थान पर है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम पहले, दूसरे, तीसरे पे हैं। 5वें पे चीन है और 6ठे पर भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बहुत पुरानी NCERT उसमें भारत का स्थान 5वां दिया है, लेकिन वो पहले की रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है। लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत 6वें स्थान पर है, पहले नंबर पर थाईलैंड आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? कमेंट कीजिएगा सभी लोग। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं या फिर एपीकल्चर कहते हैं? क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े का जो पालन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपका राइट आंसर है। तो रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। तो कौन सी पेड़ की पत्तियों पर जो है रेशम का कीट पलता है? तो मलबरी पेड़ याद रखिएगा, मलबरी ट्री याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर किसे बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों की खेती को। इसके अलावा बात करें हॉर्टिकल्चर, तो सब्जी की खेती को। पिसीकल्चर किसे बोलते हैं? तो मछली पालन को पिसीकल्चर मछली पालन को बोलते हैं। बर्मीकल्चर केचुआ पालन को। विटीकल्चर अंगूर की खेती को। एक्वाकल्चर की बात करें तो मछली, शंख और अन्य जलीय जंतुओं के। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसलें नहीं है? आपको बताना है कौन सा रेशेदार फसलें नहीं है, फाइबर क्रॉप्स नहीं है। कपास, जूट, सन, क्या आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का? तो बात करें रेशेदार फसलों की, फाइबर क्रॉप्स की, तो रेशेदार फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें रेशे पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार की रेशेदार फसलें पाई जाती हैं। पहला है कपास, दूसरा है जूट कॉटन, तीसरा है सन हेम्प और चौथा है रेशम, प्राकृतिक रेशम। तो 4 प्रकार की भारत में रेशेदार फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कॉटन, कपास, जूट,
सन और रेशम। तो ये 4 पाई जाती हैं। चूँकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो रेशेदार फसलें कौन सा नहीं है, राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, चूँकि सभी यहाँ पर कौन सी है, रेशेदार फसलें हैं। भारत में कुल 4 रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। 32 में राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। सभी रेशेदार फसलें हैं। चौथी रेशेदार फसल प्राकृतिक रेशम है जो भारत में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। चीन के बाद भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कमेंट करके बताइएगा 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो कपास के संदर्भ में बात करें तो कपास के संदर्भ में सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। चीन के बाद भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही डाटा है। तो चीन नंबर 1 स्थान पर है कपास के उत्पादन में, भारत दूसरे स्थान पर है। दक्कन पठार का जो भाग है, दक्कन पठार में आपको मालूम है काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा भी कहते हैं, या काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी वर्ड क्यों आया, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए होती है, तो इसीलिए इसको हम काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका 1 से अधिक है, ए बी सी तीनों यहाँ पर सही हैं। कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन, फ्रॉस्ट फ्री डेज और खिली धूप की आवश्यकता होती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा कपास कैसी फसल है, खरीफ फसल है। और इसको उगाने के लिए बात करें तो 210 पाला रहित दिवस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फ्रॉस्ट फ्री डेज 210 कम से कम चाहिए। तो उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है कपास के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात। तो कमेंट कीजिएगा कि कपास के मामले में भारत का सबसे नंबर 1 पर राज्य कौन सा है जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है कपास का। तो भारत में कपास का जो सबसे अग्रणी उत्पादक है वो है गुजरात। राइट आंसर आपका सी है गुजरात। गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है। और वैसे अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के सर्वाधिक क्षेत्र में, अगर किसी राज्य का पूछा जाए कि किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में जो है कपास का खेती होता है, तो कपास का खेती सर्वाधिक क्षेत्र के हिसाब से महाराष्ट्र ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन के मामले में बात करेंगे तो गुजरात आगे है। तो याद रखिएगा सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य आपका गुजरात है। और यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 पर गुजरात है। पूरे भारत का 27% जो कपास है गुजरात उत्पन्न करता है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना तीसरे में है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये सवाल आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में, पीआरटी में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर जो कहते हैं, कपास को कहते हैं, सन को कहते हैं, प्राकृतिक रेशम को कहते हैं। किसको कहते हैं सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, कमेंट कीजिएगा। तो 35 नंबर की बात करें तो राइट आंसर आपका है सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर जो बोला जाता है वो जूट को बोला जाता है, जूट या पटसन को बोला जाता है। जूट का एक नाम पटसन भी है, तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का 35 का नन ऑफ दीज है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सुनहरा रेशा आपका हो गया, जूट को कहा जाता है। कपास को क्या बोला जाता है, तो कपास के लिए नोट कर लीजिएगा कि सफ़ेद सोना बोला जाता है, सफ़ेद सोना बोला जाता है। वाइट गोल्ड बोला जाता है कपास को, तो कपास को वाइट गोल्ड बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य पटसन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कमेंट कीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य पटसन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बिहार है, उड़ीसा है या पश्चिम बंगाल है। तो भारत का वह राज्य जो जूट का पटसन का सर्वाधिक उत्पादन करता है वहाँ है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर आपका सी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है असम, नंबर 3 पर है बिहार।
पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर असम, नंबर 3 पर बिहार। कुछ समय पहले 2018 की बात करें तो बिहार दूसरे स्थान पर था उस समय, और उस समय बीपीएससी सिविल सर्विसेज में यहाँ सवाल पूछा गया था कि बिहार जो है कॉटन के जो बिहार जो है जूट के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो वहाँ पर दूसरा स्थान माना गया था, लेकिन जो अभी लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन हो कि हमने आपको तीसरे स्थान पर बताया, तो कभी भी उत्पादन जो होता है वो नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से होता है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार होता है। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है असम और बिहार के उत्पादन में। और कुल मिलाकर लेटेस्ट डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल तो नंबर 1 पर है ही सबसे ज़्यादा, असम और ये कभी चेंज होगा भी नहीं, नंबर 2 पर असम है इस समय, नंबर 3 पर बिहार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कमेंट कीजिएगा। हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है या नीली क्रांति से है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो है जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति से, व्हाइट रिवोल्यूशन से, व्हाइट रिवोल्यूशन से, और सिंपली आप समझ सकते हैं दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति यहाँ पर आपका ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी? कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी? तो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विनोबा भावे जी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या महात्मा गांधी जी ने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा दी थी वो देने वाले थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। राइट आंसर आपका सी है। विनोबा भावे जी की बात करें तो विनोबा भावे गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में गहरी आस्था रखते थे, यानी विनोबा भावे गांधी जी के फॉलोअर थे, इस वजह से ग्राम स्वराज की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन अथवा रक्तहीन क्रांति को शुरू किया गया था? टीआरई में पूछा गया सवाल है आपका। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसको हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं, ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहते हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था या इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ब्लडलेस रिवोल्यूशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसको शुरू करने वाले थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। और इन्होंने कब शुरू किया था? वर्ष आपको याद रखना है, वर्ष था 1951। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपका है। 1951 में विनोबा भावे को 100 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी, जिसे भावे ने भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो 1951 में विनोबा भावे को 100 एकड़ जमीन दान करके भूदान आंदोलन को शुरू करने के लिए किसने प्रेरित किया था? श्री रामचंद्र रेड्डी थे, कोनाडा वेंकटराम रेड्डी थे, या पिंगली वेंकटराम रेड्डी थे? कमेंट कीजिएगा 40 नंबर प्रश्न का। तो ये भी चर्चा आपको एनसीईआरटी में दी गई है कि श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने ये योगदान दिया था, भूदान आंदोलन इन्हीं की वजह से शुरू हुआ था। तो श्री रामचंद्र जी ने 100 एकड़ जमीन दान में दिया था, जिसकी वजह से वर्ष 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। राइट आंसर आपका 40 नंबर में ए है। फिर यहाँ पर बात करते हैं भूदान आंदोलन की। तो भूदान आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन है। 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली गांव में शुरू किया था। तो आपको गांव का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। पोचमपल्ली गांव उस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। आज टेक्निकली पोचमपल्ली गांव जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो पोचमपल्ली आज तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आपका एनसीईआरटी साइंस का जो नेक्स्ट एपिसोड है सेल का, कोशिका का, क्लास 9th एनसीईआरटी का, वो आपका कल सुबह आएगा। कल सुबह आपको 10 बजे यह क्लास दी जाएगी। तो 10 बजे हम आपसे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में मिलेंगे। आप लोग इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा और साथ में कल के क्लास के लिए भी रेडी रहिएगा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।